हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में एनपीसीआईएल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठेंगे। जो भी यहाँ पे कुछ फार्मूला होगा या नोट बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको लिखना जरूरी है। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट जो हुआ था 7/11/2019 को हुआ था। एग्ज़ाम टाइमिंग 9 से 11 शिफ्ट 1 का पेपर है। ओके। और फ्रेंड्स, आप एनपीसीआईएल एसएससी जेईई या किसी भी मैकेनिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक नॉमिनल अमाउंट पे करके वहाँ पे आप बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स मिलेगा। बेसिक कंसेप्ट, टॉपिक वाइज, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, हर चीज़ मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले एनसीएल का जो कोर्स चल रहा था तो उसमें भी एनसीएल के एग्जाम में हमारे क्वेश्चन जो है 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। ओके, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर नीचे लिंक भी दिया गया है इसका, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ओके, या विजिट भी कर सकते हैं tutelegeacademy.in पे, आप वेबसाइट है हमारा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पेपर जो है ओरिजिनल है, आपको वो मिल जाएगा कहीं भी, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो। बट ये क्वेश्चन पेपर को खुद से लिख कर, वही ओरिजिनल से ही और खुद से लिख कर बनाया गया ताकि यहाँ पे सॉल्यूशन दे सके जहाँ पे ज़रूरत होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉलो शाफ्ट ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एज सॉलिड ट्रांसमिट। और इसका आंसर की ये भी बता दूं कि जो भी आंसर की है ये ऑफिशियल है। रिस्पांस जो आता है एग्जाम देने के बाद, उसके बाद जो रिस्पांस आया है उसके अकॉर्डिंग आंसर की है। बाकी सॉल्यूशन जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो क्या बोल रहा है, होलो शाफ्ट ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एज अ सॉलिड ट्रांसमिट। तो होलो शाफ्ट को कंपेयर करेंगे सॉलिड शाफ्ट से, तो होलो शाफ्ट का टॉर्क जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मोर टॉर्क। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है, द मेटिंग सरफेस बिटवीन द पिच सर्कल एंड रूट सर्कल इज नोन एज। मेटिंग सरफेस जो होता है पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच, उसको बोला जाता है टूथ फ्लैंक। क्या बोला जाता है? टूथ फ्लैंक। राइट आंसर है बी, टूथ फ्लैंक। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जहाँ पे सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे ज़रूर बताने वाला हूँ। आप लोग बैठे रहिए अभी कॉपी पेन लेकर। ओके, फॉर 20 डिग्री प्रेशर एंगल द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन अ गियर विल बी। 20 डिग्री प्रेशर एंगल पे कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो होता है गियर का वो होता है 18। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, 18। ओके, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2019 का क्वेश्चन है। 2018 में थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा आया था, वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लीड इज वाइडली यूज इन। लीड जो होता है वो कहाँ यूज होता है बताइए। तो लीड जो यूज होता है, स्टोरेज जो बैटरी होता है, जो जिसमें जो वेट बैटरी बोलते हैं, उसमें होता है लीड। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, स्टोरेज बैटरी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, इन अ कंपाउंड सिलेंडर हुप स्ट्रेस थ्रू आउट द मेटल इज। कंपाउंड सिलेंडर में हुप स्ट्रेस जो होता है थ्रू आउट द मेटल, पूरा मेटल पे यूनिफॉर्म होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, यूनिफॉर्म। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉय इन क्लॉक इज। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार किसी भी एग्जाम में आ जाता है और मैं भी बहुत बार बता चुका हूँ इसको। तो जो क्लॉक में यूज होता है गियर ट्रेन, उस गियर का नाम है रिवर्टेड गियर ट्रेन। राइट आंसर हो जाएगा बी, रिवर्टेड गियर ट्रेन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू। ओके, पहले नंबर लिख लेते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये होता है म्यू अपॉन रो, इसका फॉर्मूला है। म्यू जो है वो क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी इसको लिखेंगे, अगर नहीं पता होगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
कोशिश करना है कि लिख लेंगे तो ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। और ये रो जो है ये है मास डेंसिटी, ठीक है। तो क्या हो गया आपका राइट आंसर, क्या हो गया सेवेंथ का, ये हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी यानी मास डेंसिटी। ओके, अभी रुक जाइए, यहीं तक खत्म नहीं होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले डायनेमिक विस्कोसिटी जो म्यू होता है इसका यूनिट भी लिख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में आपको यूनिट पूछा जाता है। अब इसलिए बोलता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि आपको डायनेमिक विस्कोसिटी है, अगला क्वेश्चन आएगा डायनेमिक विस्कोसिटी पूछ देगा, इसका यूनिट पूछ देगा, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, किसमें एसआई यूनिट होता है, और एसआई यूनिट ही खासकर पूछा जाता है। अगर आपको पूछ लिया सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस यूनिट किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट पूछ लिया तो होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर और होता है पॉइज। ओके, एक चीज और देख लीजिए, ठीक है। 1 पॉइज इक्वल टू होता है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये डायनेमिक विस्कोसिटी की बात हो रही है, ये पूरा चीज़ें आप नोट कर लेंगे। ओके। अब आते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी के ऊपर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट भी जान लीजिए, जरूरी है, अगला क्वेश्चन कहीं पूछा जाएगा। अभी इसका डेफिनेशन पूछ लिया, अगला क्वेश्चन हो सकता है यूनिट पूछ ले, ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। तो एसआई यूनिट जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, याद रखिएगा। डायनेमिक क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है याद करने में, याद कर लेंगे अच्छे से ध्यान देंगे तो। अब देखिए सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, सीजीएस यूनिट। ओके, तो सीजीएस यूनिट जो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और स्टोक यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे हम लोग, क्या जानेंगे, 1 स्टोक इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ओके, तो आपका जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी के ऊपर, तो यूनिट जो दिया रहेगा 10, 12, 15 कुछ भी दिया रहेगा वो स्टॉक में दिया होता है। तो सॉल्व करने के पहले इसको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही सॉल्व करते हैं। तो 1 स्टॉक इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि 1 स्टॉक इक्वल टू हाउ मच, तो ये आपको ऑप्शन में रहेगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और 1 पॉइज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये याद रखना होगा। ओके, ये नहीं दिख रहा होगा तो अभी थोड़ा देख लीजिए, नीचे कर दिया हूँ। अब आपका इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, जो घर में यूज होता है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसको बोलते हैं फ्रिज, द ट्यूब एट द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर द, तो बैक साइड में रेफ्रिजरेटर का फ्रिज का देखेंगे कि ट्यूब होता है, ठीक है, राउंड राउंड होता है। तो उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, इवापोरेटर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब या कंप्रेसर, क्या बोलते हैं, तो उस ट्यूब को बोलते हैं कंडेंसर। राइट आंसर होगा बी, कंडेंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, A process of applying oxide coating on aluminium is known as, ऑक्साइड कोटिंग जो अल्युमिनियम पे अप्लाई होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑनोडाइजिंग। राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑनोडाइजिंग। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लेने जा रहे हैं अभी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, इसमें से कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, नॉर्मलाइजिंग, एस्फोराइडाइजिंग एंड साइनाइडिंग, ये तीनों जो है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब थोड़ा नॉर्मलाइजिंग के बारे में जान लेते हैं। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए नॉर्मलाइजिंग जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये क्वेंचिंग मीडियम, इसका आप जान लीजिए क्वेंचिंग मीडियम। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा कि नॉर्मलाइजिंग का क्वेंचिंग मीडियम क्या है, मतलब किस में ठंडा करते हैं,
क्वेंच यानी ठंडा करना, तो वो होता है एयर। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा नॉर्मलाइजिंग से ही। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा, ये किस लिए यूज होता है, तो ये प्रोड्यूस करता है हार्ड सरफेस एंड टॉफ कोर। क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस हार्ड सरफेस एंड टॉफ कोर। ये नॉर्मलाइजिंग की विशेषता है। ओके, और एक और इसका विशेषता लिख लीजिए, इट इज फास्ट। ये फास्ट होता है। ओके, फास्ट, इफिशिएंट एंड लेस कॉस्टली, कम कॉस्टली होता है ये। तो ये नॉर्मलाइजिंग की विशेषता है। तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं स्पोरेडाइजिंग के ऊपर। ठीक, स्पोरेडाइजिंग क्या होता है, स्पोरेडाइजिंग जो है ये एनिलिंग प्रोसेस ही है। ठीक है, एनिलिंग प्रोसेस को ही स्पोरेडाइजिंग बोलते हैं। तो और ये भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इससे क्या होता है, पहले लिख लीजिए, इट इज अ एनिलिंग प्रोसेस, एनिलिंग प्रोसेस। ठीक है, और क्या क्या चीज़ है इसका दूसरा, मशीन एबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो लिखिए इंक्रीज मशीन एबिलिटी। स्क्रीनशॉट अगर घर में हो, कॉपी पेन हो आपके पास, तो स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मोबाइल में फुल हो जाएगा, फिर बाद में देख नहीं पाते हैं। कहीं बाहर हैं तो ले सकते हैं। कोशिश करना है कि इसको नोटबुक में नोट करते जाएं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है। जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये जरूरी नहीं है कि एनपीसीएल का भी एग्जाम होने वाला है यही क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से एक क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए बोलता हूँ बेसिक कंसेप्ट जरूरी है क्लियर करना। ओके, और हमारा जो ट्यूटलेज एकेडमी का कोर्स है उसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ ही पढ़ाया जाता है इस तरीके से, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी कराया जाता है, जिससे और क्लियरिटी आ जाती है क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, और स्टूडेंट जो है हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं। क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने आना चाहिए, रट्टा नहीं होना चाहिए। ओके, तो स्पोरेडाइजिंग क्या करता है, मशीन एबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब आते हैं बात साइनाइडिंग के ऊपर, इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। ये इसको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, साइनाइडिंग। साइनाइडिंग ये प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो इसको बोला जाता है, इट इज अ केस हार्डनिंग प्रोसेस। इट इज अ केस हार्डनिंग प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है बहुत तेज़ी से मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कराता हूँ। इसका तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, सारा आंसर की भी मिलेगा तो देख सकते हैं, बट वो अपना मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आंसर बता देना। जहाँ पे सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे जितना ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे देंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से और पेशेंस के साथ आपको वीडियो देखना होगा, अदरवाइज आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। आप पीडीएफ कहीं भी ले सकते हैं, और इसका क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आपके पास होगा क्योंकि गूगल पे इधर उधर अवेलेबल है। ओके, तो क्या होता है साइनाइडिंग, इट इज अ कोर हार्डनिंग प्रोसेस। केस हार्डनिंग प्रोसेस, ये केस है। ठीक है, ये केस हार्डनिंग प्रोसेस है, दैट इज फास्ट। ये भी फास्ट होता है, फास्ट एंड एफिशिएंट। ठीक है, अब केस हार्डनिंग जो होता है वो क्या होता है, ये हार्डनेस को इंक्रीज करता है। तो लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीजिंग द हार्डनेस ऑफ सरफेस हार्डनेस को इंक्रीज करता है। सरफेस हार्डनेस को इंक्रीज करता है, अंडरलाइन करेंगे, ऑप्शन में आपको यही मिलेगा। बाय प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से, बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये होता है। ठीक है, आंसर तो आपको पहले ही बता दिया हूं कि ये टोटल जो है तीनों ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। ओके,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप सीख लेते हैं तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स आपका फिक्स हो गया यहाँ से, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कहीं भी निकालने के लिए आता है किसी भी पेपर में, बस डाटा चेंज रहेगा बट ये क्वेश्चन आएगा। इफ द नंबर ऑफ कंस्टेंट आर 4, नंबर ऑफ कंस्टेंट कितना है 4 है, देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी DOF, कहीं कहीं लिखा रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए 2 रूल है, ठीक है। अगर लिंक दिया है, बाइनरी ज्वाइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो आप एक तो फार्मूला लगाते हैं कुर्ट्ज़बेक इक्वेशन, ये सबको पता होता है। तो कुर्ट्ज़बेक इक्वेशन लगाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है 3l-1 -2j -h, ये होता है फार्मूला, ठीक है। कभी कभी यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट फार्मूला ही। एल जो होता है ये होता है नंबर ऑफ लिंक, ये सबको पता होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट को यही पता होता है फार्मूला। जे जो होता है नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट और लोअर पेयर भी इसको बोलते हैं। और एच जो होता है नंबर ऑफ हायर पेयर होता है, नंबर ऑफ हायर पेयर या ज्वाइंट, ठीक है। तो ये फार्मूला है, बट इस फार्मूले से ये सॉल्व नहीं होगा। ये दिया है कि नंबर ऑफ कंस्टेंट जो है 4 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, क्योंकि इसमें लिंक और नंबर ऑफ ज्वाइंट बाइनरी ये सब की बात ही नहीं कर रहा है। तो एक और फार्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू होता है 6 माइनस नंबर ऑफ कंस्टेंट, कंस्टेंट और कभी कभी लिखा रहता है रिस्ट्रेंट, ठीक है। इस कंस्टेंट का मतलब ही होता है दोनों को रोक कर रखना, रोकना या बाधित करना, बाधित करना, ठीक है। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई भी चीज़ जो होता है, जैसे स्पेस मैकेनिज्म में देखेंगे तो उसके 6 पॉइंट होते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कंस्टेंट कर दिया है 4 को, 4 जो लिंक है मान लीजिए, तो उसको इसने रोक कर रखा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो 6 - 4 = 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा, C, 2 हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें 6 से माइनस कर देना है। अगर कंस्टेंट और रिस्ट्रेंट की बात कर रहा है, वो दिया है डाटा में आपको क्वेश्चन में, और डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है, तो आपको 6 में से माइनस कर देना है, इतना याद रखना है। और बाकी लिंक और नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट दिया हुआ है, या कुछ इस टाइप से कुछ भी ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे कुछ भी डायग्राम दिया हुआ है, तो समझिए कि ये फार्मूला लगेगा और उसमें से लिंक आपको निकालना होगा, बाइनरी ज्वाइंट निकालना होगा, नंबर ऑफ हायर पेयर देखना होगा, फिर ये फार्मूला निकाल कर लगाकर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सिंपल है, बट बहुत कम ही स्टूडेंट को पता होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो कंस्टेंट दिया होगा वो रिस्ट्रेंट, तो उसमें 6 में से माइनस कर देते हैं, सिंपल। ओके, तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड अपॉन द, परफॉर्मेंस जो ग्राइंडिंग व्हील का परफॉर्मेंस होता है किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ अब्रेसिव ग्रेन, साइज ऑफ अब्रेसिव ग्रेन्स, टाइप ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल, ये सभी पे डिपेंड करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा D, ऑल ऑफ द ऑप्शन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे आप लोग ये भी चेक करते जाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है। प्रोडक्शन से और मटेरियल साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था 2019 में NPCL में। ओके, तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर ऑफन ज्वाइंड बाय। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होता है, जैसे आप रेडियो टीवी अगर आप कभी बनवाने गए होंगे तो इलेक्ट्रिशियन के पास, तो देखे होंगे कि वो सोल्डरिंग करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा B, सोल्डरिंग। ओके, इससे ज्वाइंट किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड इज प्रोवाइड लुब्रिकेशन, कूल द टूल एंड वर्क पीस, वॉश अवे द चीफ, इम्प्रूव सरफेस फिनिश। ये सभी काम जो है ये कटिंग फ्लूइड का काम है, कटिंग फ्लूइड का ये सभी काम है, ठीक है। अगर ऑप्शन में दिया होता ऑल ऑफ दीज तो ये राइट आंसर हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ पूछा है मेन फंक्शन,
तो इसमें मेन फंक्शन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है ये सारे फंक्शन हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन जो होगा वो होगा कूल द टूल एंड वर्कपीस। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कूल द टूल एंड वर्कपीस। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर, देखेंगे क्या है। द मैलेट इज मेड ऑफ। मैलेट, मैलेट क्या है? एक टाइप का हैमर है, काइंड ऑफ हैमर, ठीक है। इस टाइप से कुछ होता है हैमर। डायग्राम मेरे से अच्छे से नहीं बन पाता है, आप समझ लेंगे कि ये हैमर बना रहा हूँ, ठीक है, हैमर है। तो ये मैलेट जो होता है एक टाइप का हैमर होता है। तो ये किससे बनता है? मेड ऑफ, किससे बनता है? एक तो पहला चीज रबर से बनता है, रबर, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। और दूसरा चीज किससे बनता है? हार्ड वुड से, हार्ड वुड से। तो राइट आंसर ये होगा सी, हार्ड वुड। ओके, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, जितना भी NPCIL का जितना भी पेपर आपको मिल जाए 2018 2019 सारे पेपर को सॉल्व करके जाइएगा। एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसको एक मेन टारगेट बनाए कि इसमें ऐसे भी मैकेनिकल का बहुत ज़्यादा सीट है, शायद 65 सीट है NPCIL का, वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा होता है, इतना वैकेंसी आता नहीं है। तो एक टारगेट बनाइए और जो भी वीक पॉइंट है उसको क्लियर कीजिए। अगर आपको लगता है कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत है तो कोर्स ज्वाइन जरूर करें, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है तो टेस्ट सीरीज जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और हमारा ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन है, वहाँ पे बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल हो गया या फिर टॉपिक वाइज MCQ सब चीज़ पढ़ाया जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और विद इन 1.5 मंथ में आप बहुत अच्छे से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे कोर्स पे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्या है? मल्टी पॉइंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। पूछ रहा है कि इसमें से मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रीमर होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 17। द सेट ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज जीरो आर नोन एज। जिसका रिजल्टेंट जीरो होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस। राइट आंसर हो जाएगा ए, इक्विलिब्रियम फोर्सेस। बट यहीं पे नहीं रुकना है, और बताता हूँ। कोलिनियर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस और कॉन्करेंट फोर्सेस, ये तीनों चारों फोर्सेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ये इक्विलिब्रियम फोर्सेस मुझे पहली बार ऐसे मतलब एग्जाम में दिखा यहाँ पे क्वेश्चन। ये इतना सिंपल है कि पूछा नहीं जाता है। खासकर कोलिनियर, कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस या दोनों तीनों को मिक्स करके भी पूछा जाता है। नॉन कोलिनियर, नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर एंड नॉन कोलिनियर, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे काफ़ी अच्छे से। इसको लिखते जरूर जाइएगा आप लोग, पहले समझना है फिर लिखना है। ओके, बात करते हैं कोलिनियर की। कोलिनियर फोर्सेस क्या होता है? इसका लाइन ऑफ एक्शन होता है जो सेम लाइन पे होता है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन, एक मिनट, हाँ वेट, लाइन ऑफ एक्शन, अब लिखता हूं लाइन ऑफ एक्शन, एक्शन ऑफ ऑल द forces act along the same line, act along the same line। ये किसका लिख लिया? कोलिनियर फोर्सेस का। इसका जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो रोप आप देखे होंगे, फोर्सेस ऑन रोप, फोर्सेस ऑन रोप इन अ टग वार। टग वार मतलब देखिए एक रस्सी होता है, टग वार देखे होंगे गेम, और यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है, तो इधर से फोर्स लगता है, यहाँ से कुछ लोग पकड़ के इसको खींचते हैं, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। और इधर साइड से भी कुछ लोग रहते हैं, दो टीम रहती है जो रस्सी खींचते हैं और एक पॉइंट होता है। तो ये जो फोर्स है यहाँ पे बीच में एक ही जगह पे लग रहा है, एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट लाइन पे लग रहा है, सेम लाइन पे, तो उसी को बोलते हैं कोलिनियर फोर्सेस। ये याद रखना है, जो फोर्सेस एक्ट होता है वो सेम लाइन पे होता है। ओके,
अब बात करते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन, ये भी होता है, ओके, सिंगल प्लेन, ठीक है। तो लिख लीजिए ऑल प्लेन लाई इन अ सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेन। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो हो जाएगा फोर्सेस ऑन बीम। बीम पे जो फोर्स लगता है वो होता है कोप्लेनर। इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। तो यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, तो यहीं पे लिख देते हैं कॉन्करेंट। कॉन्करेंट क्या होता है, नाम से देखिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट याद रखना है, कॉन्करेंट हो जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, ओके। जैसे ये एक पॉइंट है, कॉन्करेंट फोर्सेस, ये यहीं से सारे फोर्स पास हो रहा है ऐसे, तो ये हो जाता है कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इसको याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। इस पे अगर क्वेश्चन बनाने अभी लगे तो 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आएंगे। तो ये जो डेफिनेशन है, एक बार अगर बुक से भी आपको देखना होगा तो बुक से देख लीजिएगा और क्लियर करके रखिएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, ओके। अब फ्रेंड देखिए कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत टाइम लगाता हूं मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ, मैं टाइम लगाता हूं क्योंकि आंसर सिर्फ बता देना मेरा काम नहीं है, आंसर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। कहीं भी आप PDF लेंगे, इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, कहीं से भी आप कलेक्ट कर लेंगे, वहाँ पे आंसर की दिया होता है। बट सिर्फ आंसर की बता देना ये सोल्यूशन नहीं है, वो तो आप खुद 10 मिनट में आंसर की चेक कर सकते हैं। मैं जो क्वेश्चन है इसमें टाइम मेरे क्वेश्चन में लगता है। अगर इसको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 120 क्वेश्चन को, तो इसमें 2 घंटे से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसको पार्ट वाइज हम लोग करेंगे, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं, अब देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ पॉइंट फंक्शन। इसमें से कौन सा पॉइंट फंक्शन नहीं है। तो वर्क जो होता है वो होता है पाथ फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट फंक्शन नहीं है। पाथ फंक्शन एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, याद रखिएगा, वर्क। तो यही पॉइंट फंक्शन नहीं है, राइट आंसर ये हो गया। और प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है, ये जो है पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन याद रखना है आपको, ओके। अब चलिए 19th नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दिख ही रहा है। जहाँ पे सॉल्यूशन देना होगा डिटेल में वहाँ पे दूंगा, ठीक है। जहाँ पे कम टाइम लगता है कम टाइम में सॉल्व करा दूंगा, जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करूँगा सॉल्व कराने की। लेकिन इसको जब तक मैं डिटेल में ना बताऊँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ओके। तो देखिए 19th क्वेश्चन, द फेलियर ऑफ मटेरियल अंडर वेरिंग लोड आफ्टर अ नंबर ऑफ साइकिल ऑफ सच लोड इज नोन एज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फैटिग फेलियर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, ओके। विच टाइप ऑफ गियर विल बी यूज फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर शाफ्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइपोइड गियर, ओके। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। अब हेलिकल गियर में क्या होता है, टीथ जो होता है कर्व होता है, टीथ जो होता है कर्व होता है हेलिकल गियर में। स्पर गियर में क्या होता है, स्ट्रेट टीथ होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट टीथ, ठीक है। हाइपोइड गियर आप जान लिए, नॉन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर शाफ्ट होता है। और हेरिंजबन गियर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हेरिंजबन गियर किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डबल हेलिकल गियर। क्वेश्चन पूछा जाएगा डबल हेलिकल गियर इज, तो बोलना होगा आपको हेरिंजबन गियर, डबल हेलिकल गियर, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके।
और फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी जो भी आपको जैसा आप सोच रहे हैं कैसा पढ़ाना चाहिए और फास्ट होना चाहिए या कि डिटेल सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं वैसा ही ठीक है, तो कमेंट्स में सजेशन अपना ज़रूर दीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके और हमारा वीडियो भी ज़्यादा लोग देखें तो इंटरेस्ट हमारा बना रहे कि और आपको सॉल्यूशन ऐसे ही देते रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ मोशन कंप्लीटेड इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज। नंबर ऑफ साइकिल ऑफ मोशन, ठीक है, कंप्लीटेड इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F = 1/T। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the two links have turning as well as sliding motion between them, then the kinematic pair is known as। दो लिंक है जिसमें टर्निंग पेयर और टर्निंग एंड स्लाइडिंग मोशन दोनों हैं, तो उस काइनेमेटिक पेयर को बोला जाता है स्क्रू पेयर। राइट आंसर हो जाएगा सी, स्क्रू पेयर। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ जाता है, हर एग्जाम में ही पूछा जाता है, क्या करेंगे? तो 23 का इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इंटरनल एनर्जी TU को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इसका फार्मूला होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है DU = ΔQ अपॉन ΔW। ओके, अब देखिए ΔQ चेंज ऑफ हीट है, तो Q = जो होता है वो होता है mCV/dt। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या है, ये Q जो इंटरनल एनर्जी होगा ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बात करें, और फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ प्रेशर, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो इस टाइप में किससे मैच हो रहा है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ये हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, अब चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द आईसी इंजन सिलेंडर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। मैक्सिमम टेम्परेचर जो आईसी इंजन सिलेंडर में होता है वो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। इसको याद ही करना है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25th लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। द मैक्सिमम सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन इन फेराइट इज। इस टाइप से क्वेश्चन जो आता है इसको याद करके नहीं रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमेशा यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना, ये आयरन कार्बन डायग्राम का क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप हजारों क्वेश्चन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना हो आप मटेरियल साइंस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेसिक कंसेप्ट जरूरी है। तो देखिए आयरन कार्बन डायग्राम का एक शॉर्ट बना देता हूँ मैं, वहाँ से बताता हूँ। पूरा नहीं बनाएंगे आयरन कार्बन डायग्राम, पूरा अगर बनाऊं और समझाने बैठूं तो 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा सिर्फ आयरन कार्बन डायग्राम में। ठीक है, हमारे कोर्स में वो इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे बताने में इसको स्पेशल एक क्लास बनाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो आयरन कार्बन डायग्राम देखिए इस टाइप से कुछ होता है, ये ऐसे देखिए मैं बना रहा हूँ। ये जो ऊपर जो होता है वो वर्टिकल लाइन ये टेम्परेचर का है और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन कार्बन परसेंटेज है। ठीक है, तो ये देखिए इस टाइप से ये, ठीक, और ये 100% यहाँ पे होता है Fe मतलब आयरन। ओके, और इसमें कार्बन यहाँ से ऐड होते जाता है, तो यहाँ जो कार्बन होता है 0.025 होता है परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ जो कार्बन होता है 0.8% होता है, ध्यान से देखिएगा। और इस रीजन को बोलते हैं अल्फा, ये होता है अल्फा फेराइट, अल्फा फेराइट। और ये जो होता है BCC स्ट्रक्चर होता है, BCC स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो और उसके बाद देखेंगे
और क्या इसको बोलते हैं, ये जो होता है ए रीजन यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है, इतना ही बता रहा हूँ। इधर जाएंगे रीजन में तो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील हो जाएगा, वो नहीं बता रहा हूँ। और मैक्सिमम कार्बन होता है जो यहाँ पे 4.67% होता है। ओके, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ऐसे, और ये जो रीजन होता है ये होता है अल्फा प्लस गामा। ठीक है, और एक चीज़ ये भी बता दूं, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे 910 डिग्री टेम्परेचर होता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अल्फा प्लस ये गामा हो गया ये रीजन, और ये गामा रीजन जो होता है ये होता है ऑस्टेनाइट। ठीक है, ऑस्टेनाइट है ये वाला रीजन, मतलब ऑस्टेनाइट जो होता है वो FCC स्ट्रक्चर होता है। तो हमें इतना ही जरूरी है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो क्या बोला, द मैक्सिमम सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन फेराइट इज, तो फेराइट कहाँ है, यहीं पे है, इस पॉइंट पे अल्फा फेराइट BCC स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन यही पूछेगा अल्फा फेराइट क्या है, तो BCC स्ट्रक्चर, बॉडी क्यूबाइट सेंटर। ओके, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है क्या है 0.025, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.025 अल्फा फेराइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉट टीयर्स रेफर टू, हॉट टीयर्स क्या है, एक टाइप का कास्टिंग डिफेक्ट है। राइट आंसर ये हो जाएगा कास्टिंग डिफेक्ट, इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो ये क्या होगा 26 क्वेश्चन। अब 27 क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, 27, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड इट्स। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला है कंप्रेसिबिलिटी का। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी जो बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू होता है 1/k, मतलब क्या है, इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस, इनवर्स क्या है, इनवर्स, ठीक है, ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले अगर, तो बीटा इक्वल टू हो जाता है, फार्मूला है माइनस dV/1 V/dP, ये फार्मूला है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, देख रहा है वॉल्यूम एंड प्रेशर, इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। राइट आंसर हो जाएगा बी, कंप्रेसिबिलिटी। ओके, अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के का वैल्यू जो होता है वो होता है रो इंटू dP/d रो, एक ये फार्मूला होता है बल्क मॉडुलस का। ठीक है, और दूसरा एक इस टाइप से फार्मूला था K इक्वल टू dP/1 dV माइनस dV/1 V, एक ये फार्मूला होता है। तो ये सारे तीनों फार्मूला जो होता है एग्जाम में इधर से उधर पूछा जाता है। ठीक है, मतलब देखिए अब क्या है, आप NPCL का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से आएगा। इसका मतलब ये है कि इस जगह से, इस पॉइंट से एक क्वेश्चन आएगा। तो इस बार कंप्रेसिबिलिटी पूछ लिया है, दूसरी बार हो सकता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ लेगा, हो सकता है कि फार्मूला पूछ लेगा दोनों में से किसी एक का, तो ये फार्मूला ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे आपको मार्क करना होगा। तो इस तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो कोशिश ये करना है कि बेसिक कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, सिर्फ MCQ जो है रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने से MCQ एग्ज़ाम आपके क्लियर नहीं हो सकते हैं। आज के डेट में जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है हाई हो गया है, और कट ऑफ आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी हुज मास इज 1 kg। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, साइंस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, मैकेनिक्स जो है वो साइंस ही है, फिजिक्स है और कुछ नहीं है। तो क्या बोल रहा हूँ, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी हुज मास इज 1 kg। वेट क्या होगा जब मास 1 kg है, तो वेट का फार्मूला लिख लीजिए, वेट W इक्वल टू होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, W इक्वल टू मास कितना है 1 kg है, इंटू ग्रेविटी कितना होता है 9.81 होता है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास इंटू ग्रेविटी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो 9.81 क्या हो जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। ठीक है,
तो ये होता है वेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 9.81 न्यूटन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन सिंपल है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। रिड्यूसिंग फ्लेम इज ऑल्सो नोन एज, रिड्यूसिंग फ्लेम को ही बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, कार्बोराइजिंग फ्लेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्केलेटन पैटर्न आर जनरली यूज फॉर, स्केलेटन पैटर्न किसके लिए यूज होता है, जनरली ये लार्ज कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका होगा वो सी हो जाएगा, लार्ज कास्टिंग। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 30 क्वेश्चन ही इसमें करते हैं और बाकी चीज़ें पार्ट 2 में करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो पार्ट 3 में भी करेंगे हम लोग। पार्ट 4 भी हो सकता है, बता नहीं सकते कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगेगा। मेरा यही स्टाइल है पढ़ाने का, जब भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर, कोई भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, कोई भी एमसीक्यू डिस्कस करता हूं तो पूरा डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। जहां पे ज़रूरत पड़े, जितना बेसिक कंसेप्ट बताकर हो सके उतना कोशिश करते हैं कि बता सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसी तरह से पढ़ाएं या थोड़ा और फास्ट अगर आपको चाहिए होगा कि नहीं, थोड़ा ही हिंट दें और फास्ट पेपर को कंप्लीट करें, तो वो सजेशन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एक नॉमिनल प्राइस देकर, और वहाँ पे बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट क्लियर आपका हो सकता है। और NPCIL का स्पेशल बैच स्टार्ट है हमारे एकेडमी पे, ट्यूटलेज एकेडमी पे। तो वो उसका कॉस्ट जो है 1199 रुपये है और जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। बट कोर्स जो है 1.5 मंथ में आप कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद भी जो दूसरा एग्जाम आएगा उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो 1199 रुपये सिर्फ बहुत ही कम अमाउंट है, इतना पे करके बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ आपका मॉक टेस्ट भी है, जो कि वीकली मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है और लाइव सेशन के दौरान और ज़्यादा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, तो वो न्यूमेरिकल भी अब सॉल्व कराया जाएगा। ओके, तो ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पे विजिट करके एक बार जरूर देखिएगा। कुछ भी डाउट हो तो ऊपर नंबर दिया हुआ था 9560929108, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। कोर्स के इंक्वायरी कुछ पूछना हो तो कॉल कर सकते हैं, या कॉल अगर रिसीव नहीं किए तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि आपकी क्वेरी क्या है, तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं पार्ट 2 में। अब मिलेंगे, इसी को यही क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।